देखो चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा, प्लांट किंगडम। तो सेकंड जो चैप्टर था उसमें 3 किंगडम्स को इंक्लूडेड करते हुए बताया गया। 3 किंगडम्स कौन कौन से हमारे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, वहां पर उसको कलेक्टिव फॉर्म में बता दिया गया है। उसमें से आपको सिर्फ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करना है, बस उतना सफिशिएंट होगा। बट चैप्टर 3 और चैप्टर 4, चैप्टर 3 मतलब प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 मतलब किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम। इन दोनों किंगडम्स की हमको डिटेल्ड स्टडी बहुत जरूरी है। बाकी को अपन ब्रीफली भी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है हमारे नॉलेज के लिए और एग्जाम्स के लिए भी। बट प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को अपन को डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि अभी हम एक यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत नॉलेजेबल भी है और थोड़ी टफ भी है। बट वहां पर क्या है, अपन को जो यूनिट नंबर 4 पढ़ना है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। क्या पढ़ना है हमको, प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब प्लांट्स की जो फिजियोलॉजी होती है, वो जो उनकी जो वर्किंग परफॉर्म करते हैं अपने अंदर एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए और एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, वो सारी की सारी जो सिस्टम्स होते हैं और सारी की सारी जो मैकेनिज्म होती हैं, वो वहाँ पे 5 चैप्टर्स में इंक्लूडेड है प्लांट फिजियोलॉजी में। तो उस चीज को हमको डिटेल में अच्छे से अगर हमको समझना है तो हमको पहले प्लांट किंगडम का डिवीजन समझ में आना चाहिए कि प्लांट किंगडम में किस चीज को कहाँ रखा गया और किसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एनिमल फिजियोलॉजी, लास्ट यूनिट, सबसे बेस्ट यूनिट हमारी सिलेबस की वही है, यूनिट 5 एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी को समझने में भी हमको क्या करना है, पहले हमको एनिमल किंगडम का जो डिवीजन है वो पता होना चाहिए प्रॉपरली कि किस इंडिविजुअल को कहाँ रखा गया है। एक्चुअल जो लास्ट यूनिट है हमारी एनिमल फिजियोलॉजी, वहां पर हमको स्टडी करना है ओवरऑल हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं उन पूरे सिस्टम की डिटेल्ड स्टडी, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहां रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ दिया जाएगा, उस पूरी यूनिट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं नहीं बताया गया है। बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़कर बाकी जितने सिस्टम है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है किडनी वगैरह का, ऐसे कुल मिला के वहाँ पे 7-8 चैप्टर है। तो कुछ कुछ चैप्टर में एक से ज्यादा सिस्टम भी बताए गए हैं और 2 मेजर चैप्टर है हमारे बड़े वहाँ पे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आधी ज्यादा चीजों को कवर कर लेता है हमारी बॉडी की भी और हमारे सिलेबस की भी। तो उन चीजों को वहां हम प्रॉपरली समझ सकें इसलिए हमको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए पहले मैं आपको इसको पूरा एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसके बाद फिर जब भी मतलब जैसे चैप्टर खत्म होंगे दोनों, तो फिर जो उसके मेन मेन पॉइंट्स हैं उसको मैं अलग से आपको दूसरी बुक से भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज है चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। देयर आर 6 टॉपिक्स देयर, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये हमको 5 क्लासेस समझ लो या 5 डिवीजन समझ लो, इसकी 5 डिवीजन ही बोलो, 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे सिंपल जो है वो क्या है, एल्गी, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे कॉम्प्लेक्स किया जाएगा एंजियोस्पर्म। हाँ, मैं आपको पता है कि लास्ट जो यूनिट है वहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं दिया है अपन को। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आपको एक पूरी यूनिट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने की, पूरी एक यूनिट पढ़ना है अपन को वहां पे। चलो, तो फिर अपन यहाँ पे देखते हैं, सब अपने अपने सामने बेटा एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखेंगे, मैंने आपको लास्ट वीक ही बोला था। और इसमें आप निकाल लीजिए पेज नंबर 29, और जिनके पास नहीं है वो थोड़ा ध्यान इधर ही पे देंगे। देखो, in the previous chapter we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker। Whittaker को तो अंडरलाइन कर लो, 1969 को भी अंडरलाइन कर लो। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या किया था, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस सिस्टम के अंडर जिसको विटेकर ने प्रपोज किया, जिसको किसने दिया, विटेकर ने दिया है। wherein he suggested the 5 kingdom classification via मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इसमें उन्होंने कितने किंगडम में डिवाइड किया है पूरे ओवरऑल लिविंग वर्ल्ड को,
5 किंगडम्स में, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। In this chapter, we will deal in details with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्लांटी का, जो कि पॉपुलरली हम सिंपल वे में क्या बोलते हैं उसको, किंगडम प्लांटी को प्लांट किंगडम। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि धीरे धीरे करके प्लांट किंगडम के बारे में जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी चीज उनको पता था, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। टाइम टू टाइम उसमें बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded. They would term याद रखना, excluded from Plantae through earlier classification placed them in the same kingdom. तो जब धीरे धीरे नॉलेज इंक्रीज हुआ तो क्या किया गया, फंगी को, ओवरऑल पूरी फंगीज को और कुछ मेंबर जो थे मोनेरा और प्रोटिस्टा के, जो क्या कंटेन करते थे, सेल वॉल कंटेन करते थे, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब उसमें से रिमूव कर दिया गया। किसमें से? किंगडम प्लांटी में से, जो कि स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, उसको यहीं पे इंक्लूड किया गया था। So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. और अब प्रेजेंट में जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसका नेम तो हमने दे दिए ब्लू ग्रीन एल्गी, but that is not actual algae. In this chapter, we will describe algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm under Plantae. तो इस चैप्टर में अभी मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन बताया, इसका डिवीजन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को हम प्लांटी किंगडम के अंदर क्या करेंगे, डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। Let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influenced the classification systems. The earliest systems of classification used only gross superficial, ये अंडरलाइन करो टर्म को, सुपरफिशियल को अपनी बुक में, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यहाँ से पूरा कर लेना, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो क्या बोल रहा है कि अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एंजियोस्पर्म है उससे कंसर्न कुछ क्लासिफिकेशन को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जो अर्लीस्ट सिस्टम था, मतलब जो स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम किया जाता था, उसमें क्या करते थे, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड सुपरफिशियल का मतलब क्या था, जो ऊपरी तौर पर दिखे, हमको एक्सटर्नली जो चीजें दिखे, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता था, जस्ट लाइक हैबिट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ। अब यहाँ पे प्लांट का, इसलिए प्लांट के हिसाब से अपन एग्जाम्पल लिए हैं। They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure. तो ये जनरली किस पर बेस्ड थे, उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं थे, किस पे बेस्ड थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे। और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, और जब लीनियस ने जो दिया था, लीनियस ने किसके बेसिस पे दिया था, एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके बेसिस पर था। ये भी अंडरलाइन कर लेना, सिस्टम गिवन बाय लीनियस। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, ये सारे सिस्टम्स कैसे थे, आर्टिफिशियल थे। दे सेपरेटेड the closely related species since they were based on a few characteristics. अब ये जो थे बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी क्या कर देते थे, सेपरेट आउट कर देते थे। याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम जब एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तब बताया था मैंने आपको, जैसे कि बैट, काउ एंड व्हेल, ऑल ऑफ देम आर मैमल्स, बट अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन उनको क्या किया गया था, सेपरेट ग्रुप में रखा गया था। किस बेसिस पर, उनके हैबिटेट के बेसिस पर, कि एक का फ्लाइंग हैबिटेट होता है, मतलब एक एक्वेटिक है, एक फ्लाइंग हैबिटेट वाला है, हैबिट वाला है सॉरी, और एक क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिट वाला है। तो इस वजह से इनको क्या किया गया था, डिफरेंट क्लासेस में रखा गया था, बट एक्चुअल में all of them are mammals because they give birth to young ones, they do not give laying eggs. तो क्या बोल रहा है, रिलेटेड स्पीशीज भी क्या हो रही थी, यहाँ पे अलग अलग हो जा रही थी, सेपरेट आउट हो जा रही थी।
Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics, or this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. और यहाँ पे क्या किया था आर्टिफिशियल सिस्टम में, इस आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दिया गया था, मतलब इक्वल परसेंटेज डिवीजन दिया गया था किस किस चीज को, वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों कैरेक्टर्स को। जबकि क्या होता है जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर होते हैं स्पेशली प्लांट के, वो बहुत इजीली एनवायरमेंटल चेंजेस से क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हाँ फिर भी एक बार और देख लो। As against this natural classification system developed, which were based on natural affinities among the organisms, are considered not only the external features, not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry। ठीक है, तो इसके बाद जो सिस्टम आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो जब डेवलप हुआ तो उसमें ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया था, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को कैरी नहीं किया गया था। तो इंटरनल फीचर्स क्या क्या, उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एनाटॉमी में ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ एनाटॉमी मतलब डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो उनका चाइल्ड का जो बर्थ होने के पहले जो मदर के अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज एम्ब्रियो, और उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजों की स्टडी उनने यहाँ पर करे और उसके बाद क्लासिफिकेशन की। सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स was given by जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके थ्रू दिया गया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर। तो प्लांट्स का जो एक्चुअल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था वो दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। At present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। तो प्रेजेंट में जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो वो किस पर डिपेंड करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जो डेवलपमेंटल स्टडी है, प्रीवियस टाइम में वो इंडिविजुअल क्या था और एट प्रेजेंट में वो क्या है, उसमें किस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ उसके बेसिस पर। This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। अब ये क्या assume करते थे कि जो organism सेम टैक्सा, सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स मतलब उनके पूर्वज क्या हुआ करते थे, सेम हुआ करते थे। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in the classification. These become more important when there is no supportive fossil evidences। तो क्या है कि जो अब प्रेजेंट टाइम में क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निक्स इम्प्रूव हो गई हैं, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, उन सोर्सेज के थ्रू उन सोर्सेज की हेल्प से जो भी डिफिकल्टीज आती है क्लासिफिकेशन में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखो तीन टर्म, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी को पहले तो अंडरलाइन करो बुक में, मैं उसको आपको बिना बुक के वैसे ही समझा रही हूँ। और आपका होमवर्क ये रहेगा कि पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक रीड करके रखोगे। क्या है आपका होमवर्क, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की यहाँ से लेके यहाँ पैराग्राफ को लास्ट तक पूरा रीड करोगे। इसके बाद जहां जो डाउट रहेगा उसको अंडरलाइन कर लेना, कल की अपनी जो क्लास रहेगी उसमें आप लोग मुझसे पूछ लेना। यहाँ पर मैं आपको उसको ओरली वैसे ही समझा दे रही हूँ शॉर्ट में। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। तो ये टेक्सोनॉमी के कुछ टाइप्स हैं जिसमें अलग अलग फीचर्स को और अलग अलग प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनिज्म की लेकर क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन के वर्क को कंडक्ट किया जाता है। नंबर 1 इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। जब भी टेक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन का जब हम पर्पस कंडक्ट कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन वर्क कंडक्ट कर रहे हैं और वहां पे हम नंबर बेसिस क्लासिफिकेशन करें। अब नंबर बेसिस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि वहां पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल्स,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इन सारी चीजों का जब हम स्टडी करेंगे, किस बेस पर स्टडी कर रहे हैं, हम नंबर्स के बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं। और उसको जिस तरीके से कंप्यूटर वगैरह में कोडिंग होती है और डेटा वगैरह कलेक्शन होता है, इस तरीके से उसको अरेंज करना है। तो फिर ये क्या कहलाएगा, हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब याद रखना, आप कहीं भी अगर साइटो टर्म आता है, CYTO, साइटो टर्म रिलेटेड करता है सेल्स से। किससे रिलेट करता है, सेल से। साइटोलॉजी मैंने आपको बताया था पहले, साइटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल्स। तो जो साइटोलॉजी होता है, सॉरी साइटोटैक्सोनॉमी होता है, हियर वी क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर एंड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जो भी उनके अंदर सेल स्ट्रक्चर है और उस सेल स्ट्रक्चर से जो भी हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मिलती है कि उस सेल के अंदर के स्ट्रक्चर में किस तरीके के सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कितना उनका अरेंजमेंट है और वो स्पेसिफिक कौन कौन से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, सारा का सारा किस पर बेस्ड रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वर्किंग ऑफ सेल पर। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहलाएगा, साइटोटैक्सोनॉमी। लास्ट वन इज कीमोटैक्सोनॉमी। तो एक बात और याद रखिएगा, जहां पर भी कीमो टर्म आता है हमारा, कीमो मीन्स होता है केमिकल। क्या मतलब होता है कीमो मीन्स, केमिकल। तो कीमो मीन्स केमिकल, तो जहां पर भी हम केमिकल से रिलेटेड स्टडी करेंगे और केमिकल से रिलेटेड क्या करेंगे, क्लास। अब केमिकल से रिलेटेड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं, सॉरी सेल ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। और रिएक्शन मतलब हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े, रिएक्शन मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल्स यूज होंगे या फिर कुछ ना कुछ क्या यूज होंगे, वहां पे हमारे केमिकल्स यूज होंगे। तो वही कि सेल्यूलर जो रिएक्शन होती हैं या फिर क्या होगा हमारा, जिस भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है उन सेल के, किन किन केमिकल से वो सेल्स बनी हुई हैं, इस तरीके से ओवरऑल जितना भी केमिकल से रिलेटेड कंसर्न होगा, उसके थ्रू अगर जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है। तो